मेरी बीवी एक डॉक्टर थी। एक आदमी हर दिन हमारे घर आता और कहता कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मेरी बीवी को साथ ले जाता और मेरी बीवी सारी रात उसके घर पर रहती है। और जब सुबह में घर वापस आती तो उसका हुलिया बिखरा हुआ रहता था। एक दिन मैंने अपनी बीवी का पीछा किया। फिर जो मैंने कमरे में देखा, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी बीवी तो उस आदमी के बिस्तर पर। मेरा नाम समीर है, मेरी उम्र 27 साल है। मेरी बीवी एक डॉक्टर थी। एक आदमी हर दूसरे दिन हमारे घर आता और कहता मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, और मेरी बीवी को अपने साथ ले जाता। मेरी बीवी भी सारी रात वहाँ रहती और अगले दिन जब वापस आती। ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। पहले तो मैं ये सोचकर सब नजरअंदाज करता रहा कि ये डॉक्टर का फर्ज है कि वो मरीज का ख्याल रखे, उसके पास ही रहे। लेकिन अब तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ये सब कुछ गलत लग रहा था कि कहीं कोई आदमी अपनी बीमारी के चक्कर में मेरी बीवी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन मैंने अपनी बीवी को कहा कि तुम रात को बाहर ना रुका करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो ये कहकर मुझे खामोश कर देती थी कि ये मेरा फर्ज है। और रही बात उस आदमी की, तो तुम फिक्र मत करो। मेरी बीवी का लहजा इतना सख्त था कि मुझे ना चाहते हुए भी खामोश रहना पड़ा। यूं ही इस सिलसिले में आज का दिन भी आ गया था। सुबह सुबह जब मैं नाश्ते के बाद ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला, तो वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर हमारे दरवाजे की तरफ आ रहा था। मैंने उसे सख्ती से रोक लिया और पहले नमस्ते किया, तो उसने मेरे नमस्ते का जवाब दिया और आते ही दरवाजा खोलकर दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की। मैं भी गार्डन पर घूमकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर दोबारा उसे देखा और पूछा कि अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है। तो कहने लगा, सर इसीलिए तो आज दोबारा आया हूँ, उनकी तबीयत संभल नहीं रही है। मैंने अफसोस करके हल्की सी आवाज़ निकाली और साथ ही मेरी बीवी को आवाज़ दी। अंदर से उसकी आवाज़ आई, आ रही हूँ। लेकिन वो आदमी मिन्नतें करने लगा कि मैं खुद बुलाता हूँ डॉक्टर साहिबा को। उस आदमी की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने शांति से काम लेते हुए दांत पीसकर कहा कि नहीं, आपको जरूरत नहीं है, खुद आ रही है। बहरहाल मेरे बोलचाल में सख्ती महसूस करके वो खामोश हो गया, इसलिए अपनी बाइक के पास जाकर खड़ा हो गया। तकरीबन 5 मिनट बाद मेरी बीवी अपना बैग लेकर बाहर निकली और मुझे बाय कहते हुए उस आदमी के साथ चली गई। दूर तक मेरी नजरों ने उनकी मोटरसाइकिल का पीछा किया था। एक जलन जो मेरे अंदर अचानक से जग उठी थी, जबकि मैं जानता था कि मेरी बीवी की जिंदगी में जो मेरी जगह है वो किसी की भी नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे जलन हो रही थी। जब मोटरसाइकिल मेरी नजरों से गायब हो गई, तो मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड तेज की और मोहल्ले से बाहर निकल आया। मोटरसाइकिल चलाते हुए भी मेरी सारी सोच उस आदमी पर अटकी हुई थी, जो अचानक से हमारी जिंदगी में बिन बुलाए दाखिल हो गया था। ऑफिस पहुंचकर मैं सबसे पहले बीवी को कॉल की और उसे घर पहुंचने का पूछा, तो उसने कहा कि मैं इस औरत के घर पर हूँ, अभी शाम को बात करती हूँ। कॉल बंद करके मैंने फोन बेंच पर रखा और आंख बंद करते हुए गहरी सांस लेकर काम पर लग गया, क्योंकि सामने ही बॉस का ऑफिस था। शाम तक मैं बैठा ऑफिस में काम कर रहा था। मुझे इसी सोच ने सताया था। लेकिन जैसे मैं काम से फ्री होकर ऑफिस से बाहर निकला, तो एक बार फिर सोचा, और इन्हीं सोचों ने मेरा दिमाग में घेरा बना लिया था। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और स्पीड तेज करके सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ाना शुरू हो गया। मेरी आंखें जल रही थी, सोच सोचकर मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी। तेज स्पीड से मोटरसाइकिल चला चलाकर मैं घर पहुंचा और बेल पर हाथ रख दिया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, मतलब वो अभी तक घर नहीं आए थे। गुस्से में मैंने दूसरी चाबी निकालकर ताला खोला और घर के अंदर जाकर बैग टेबल पर रख दिया और किचन में जाकर फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर सारी बोतल खत्म कर दी। पानी पीकर गुस्सा थोड़ा कम हुआ, तो एक बार फिर से बीवी को कॉल किया। पहली ही कॉल पर फोन उठ चुका था। फोन उठाते ही सवाल किया कि कब तक घर आओगी, तो वो बोली कि सुबह आऊंगी, हालत खराब है। इससे पहले मैं उससे कुछ कहता वो फोन रख चुकी थी। मैंने फोन वही बेंच पर रख दिया और खुद वही पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया था। अगर मुझे उस लड़के के घर का पता होता, तो मैं अब तक उसे वहां से ले आ चुका होता। लेकिन ऐसा करना भी मुझे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी बीवी एक डॉक्टर थी। ऐसे उसे किसी मरीज के घर से लेकर आता तो यकीनन उसे बहुत बुरा लगता। वैसे भी मेरी बीवी और लड़कियों की तरह नहीं थी। मैं बहुत देर तक वहीं बैठा था और जब भूख का एहसास हुआ तो मैं उठा और खाना गर्म करके पेट में डाल लिया।
खाने के बाद मैंने सोचा कि अब बीवी तो घर पर है नहीं, तो टीवी ही देख लूं। लेकिन पहली न्यूज़ सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। शहर में रोज रोज होते अजीब वाक्य ने पूरे शहर को अजीब से खौफ में लपेट लिया था। आसानी से मैंने एक बार फिर से अपनी बीवी को कॉल की, तो अब की बार उसका नंबर बंद जा रहा था। उसी तरह मैंने कई बार उसे कॉल की, लेकिन जवाब नहीं आया। मैंने फोन को बेंच पर रखा और खुद बेड में बैठ गया। पता नहीं वो आदमी अचानक कहाँ से आया, ना ही उसका कोई पता था और ना ही उसे पहले कभी देखा था। कहीं मेरी बेबी कोई नुकसान न पहुंचा दे, या फिर कहीं वो मुझसे उसे छीन न ले। अगर ऐसा हुआ तो मोहल्ले में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सब सोचेंगे कि मुझसे एक औरत भी नहीं संभाली जाती। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। मैं उसे मना करूंगा उस आदमी के साथ जाने के लिए। मैं पूरी रात इस कुर्सी पर बैठा रहा और वहीं पर सो गया था। पूरी रात गुजारने के बाद सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने ही मेरी बीवी खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें गली में जाते उस शख्स पर थी। मैं खामोश निगाह उसके ऊपर डाली और अंदर आ गया। वो भी दरवाजा बंद करके अंदर आई और बैग बेंच पर रखकर कुर्सी पर बैठ गई। तुम उस आदमी के साथ उसके घर नहीं जाओगी, मैं खड़े खड़े उसकी बंद आंखों को देखकर कहा। तो उसने बंद आंखों से जवाब दिया कि हमारी जरूरत है। पहली बात हो चुकी है, उसकी माँ बीमार है। मैं कह रहा हूँ ना कि तुम नहीं जाओगी। वो अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाया करेगा। उसके सामने बैठते हुए मैं बोला, तो वो अब की बार आंखें खोलकर सीधे होकर बैठ चुकी थी। तुम चाहते क्या हो, मैं ये काम करना छोड़ दूं, घर में नकारा होकर बैठ जाऊं? मेरी डिग्री किसी काम की नहीं रहेगी। मैंने कब कहा कि तुम ये नौकरी छोड़ दो? तुम करो ये काम, लेकिन उस आदमी के घर मत जाया करो। मुझे तुम्हारा उसके घर जाना रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी बीवी कहने लगी, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर वो सख्ती से बोली तो मैं चौंक कर उसे देखा। नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, मैं उस आदमी पर शक कर रहा हूँ। और ये मेरा हक है कि तुम अब उस आदमी के साथ नहीं जाओगी। अपनी बात कहता मैं उठा और कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। अब वो मेरी बात पर जोर से चीखी थी कि तुम मुझ पर हक नहीं चला सकते, समझे? और ना ही कहीं आने जाने से रोक सकते हो। मैं आजाद हूँ, समझे? वो इतनी आवाज करके बोली थी कि मुझे उसके लहजे में बगावत की बू आ रही थी। मैं हैरत से गर्दन मोड़ी और उसे देखा और सर हिलाकर ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए कमरे में आ गया था। तैयार होकर मैं बिना नाश्ता किए घर से बाहर निकल गया। मुझे लगा था कि वो मुझे रोकेगी और नाश्ते का पूछेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बदल गई थी। कुछ ही हफ्तों में हमारे बीच एक अलग सा रिश्ता बन चुका था। मैंने गुस्से से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और दफ्तर आ गया, लेकिन गुस्सा और भूख की वजह से मैं काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं बाहर निकला और ऑफिस से दूर एक ढाबे पर नाश्ता करने आ गया। नाश्ते के बाद मैं वहीं पर बैठा रहा। सुबह होने वाले झगड़े पर गौर करने लगा। क्या मेरी बीवी का उस आदमी को जाते हुए देखना, उसका उस आदमी के घर जाने के लिए मुझसे झगड़ना, मैं ये सब बातें सोच रहा था। और बगावत की बू आना, ये सब एक ही दिन में तो नहीं हुआ था। फिर ये काम कुछ हफ्तों में तो नहीं हो सकता था। लाजमी है वो उस आदमी से शादी से पहले भी मिलती रही होगी, तभी तो मेरे सामने ऐसी बातें कर रही थी, वरना शुरू शुरू में तो वो ऐसी नहीं थी। ये सोच खत्म हो गई तो दूसरी सोच आ गई। जिसे मैं मासूम समझ रहा था, वो भी उस आदमी के साथ मिली हुई थी। दोनों ही मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। वो आदमी अपनी माँ की बीमारी का फायदा उठाकर उसे अपने साथ घर लेकर जाता। भगवान जाने दोनों के बीच कैसा संबंध है कि जो इतना उछल रही है। उसके घर जाने के लिए उन दोनों को एक साथ सोचकर ही मेरे तन बदन में आग लग गई, जिसकी वजह से मेरा दिल जल रहा था, जिसमें इतनी बड़ी नफरत पैदा हो चुकी थी कि बीवी का ख्याल दिमाग में आते ही मुंह से अजीब से लफ्ज निकल आते। शाम तक मैं सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाते रहा। फिर थक कर मैं घर आ गया। घर के सामने मोटरसाइकिल रुक गई। मैंने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया और कमरे में से किसी की सरगोशी की आवाज आ रही थी। मैं बगैर आवाज के कमरे के बाहर खड़ा हो गया और बीवी को देखा। वो कमरे में अकेली थी और किसी से फोन पर बात कर रही थी। सुनो, तुम दवाई वक्त पर देते हुए जाना। देखो, मुझे लगता है कि मेरा घर से निकलकर तुमसे मुलाकात करना मुश्किल हो सकता है। मेरा पति नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे घर आऊं, लेकिन तुम ख्याल रखना, ठीक है? अगर हालत ज्यादा खराब हुई तो हमें आखिरी कदम उठाना होगा। नहीं, मुझे उसकी फिक्र नहीं। ये सब थे मेरी बीवी के। फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने दरवाजे के पास से हटके किचन में आ गया और जानबूझकर बर्तनों की आवाज की। जोर से एक गिलास उठाकर मैंने स्लेट पर रख दिया।
बर्तनों की आवाज सुनकर वो कमरे में खड़ी खड़ी बोली कि कौन है। उसकी आवाज में खौफ झलक रहा था। मैं कोई भी आवाज दिए बगैर बोतल का ढक्कन खोला और गिलास में पानी डाला। अब की बार मुझे कदमों की आवाज किचन की तरफ आती हुई महसूस हुई थी। जैसे वो किचन में आई तो मैंने गिलास से नजर उठाकर उसे देखा। उसका रंग उड़ चुका था, जबकि उसने हाथ में गुलदस्ता भी पकड़ा हुआ था। मैं भी चौंक गया था। वो अभी तक मुझे ही देख रही थी। मैंने गिलास खाली करके स्लेट पर रखा तो उसने रसोई में कदम रखा और गुस्से में बोली, तुम बेल नहीं बजा सकते थे? मैं कितना डर गई थी। मैंने उसे खामोश नजरों से देखा और गुलदस्ता उसके हाथ से लेकर बोला कि तुम ऐसा क्या कर रही थी जो इतना डर गई? और इस गुलदस्ते से कत्ल करने का भी इरादा था। कत्ल के लफ्ज पर तो जैसे वो मरने वाली हो गई थी। उसका रंग उड़ गया था और वह उड़ते रंग के साथ बोले कि मैं क्यों करूंगी किसी का कत्ल? तुम इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। मैंने कुछ नहीं किया और ये गुलदस्ता मैंने सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए पकड़ा हुआ था। मैं डर रही थी। मैं इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनकर गुलदस्ता जाकर उसकी जगह पर रखकर कपड़े बदलने के लिए चला गया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि वो खुद क्या करती रही है। अब मुझे किसी चीज से फर्क पड़ता था तो ये है कि वो मुझे धोखा देने की किस हद तक जा सकती है। कमरे की छत पर देखते हुए मैं बीवी के फोन पर सुनने वाली बातों पर गौर करना चाहा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो किसी से बात कर रही थी और उसका आखिरी काम क्या था? कहीं वो भागने का इरादा तो नहीं कर रही थी? मैं क्या करूंगा अगर वो घर से भाग गई तो? मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मेरी मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। जबकि ऐसा भी हो सकता था वो उस आदमी के साथ भागने के बजाय किसी और के साथ भागने का सोच रही हो और जाहिर कर रही हो कि मैं उस आदमी के साथ भागी हूँ ताकि मैं उसे ढूंढ न सकूं। कहीं ये मेरी नजर में धूल तो नहीं झोंक रही है? यही सोचते सोचते मैं सो गया। अगली सुबह भी वही आदमी घर के सामने आ गया था और मेरी बीवी मेरे सामने उसके साथ चली गई। लेकिन मैं कुछ भी न कह सका क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पूरा मोहल्ला हमारा झगड़ा देखे और तमाशा देखे। इसलिए मैं शांत होकर ऑफिस आ गया। जब मैं ऑफिस का काम करने के बाद घर आया तो पूरा घर खाली था, मतलब आज भी वो नहीं आएगी। मैंने उसे मैसेज किया और खुद कुर्सी पर बैठ गया। जिंदगी में सुकून के दिन भी आए थे। कितना सुकून था शादी के शुरू के दिनों में, लेकिन अब तो जैसे हर चीज ही पलट गई थी। कभी कभार तो मुझे लगता था कि वो बस शादी के शुरू के दिनों में अच्छा बनने का ड्रामा करती थी और अब ड्रामा करके थक चुकी है, जो अपना असली चेहरा मुझे दिखा रही थी। काश कि मैं ऐसी औरत से शादी ही न की होती। मेरा दर्द से सर फटा जा रहा था। आज की रात भी कुर्सी पर बैठकर ही गुजर गई। सुबह जब मैं दरवाजा खोला तो सामने ही खड़ी होकर उसे आदमी को हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए देख रही थी। फिर मुझे देखा और अंदर आ गई। दरवाजा बंद करने से पहले मैंने मोहल्ले से गुजरते लोगों पर एक नजर डाली तो सब अजीब नजर से मुझे ही देख रहे थे। मैंने गुस्से से दरवाजा बंद किया और कमरे में आकर जोर से उसकी बाजू पकड़कर बोला कि तुम मेरी बीवी की हैसियत से यहाँ रहती हो। अपनी घटिया हरकतें मोहल्ले से बाहर करो, यहाँ मेरी इज्जत है। मेरी बात तो उसने अनसुनी कर दी और अपनी बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे देखा और जोर से बिस्तर पर धक्का देकर कमरे से बाहर निकलकर आ गया। इतनी गर्मी में छत पर बैठा था। एकदम से मेरी बीवी का रवैया मेरे दिमाग में आ चुका था तो उसका बिखरा हुआ जूड़ा मेरे सामने आया तो मेरा दिल किया कि मैं हर चीज तहस नहस कर दूं और खुद कहीं चला जाऊं जहां कोई मुझे जानता ही ना हो। मैं लोगों के सवाल की नजरों से बच जाऊंगा। रात तक मैं छत पर बैठा रहा, फिर नीचे आया और कपड़े बदलकर घर से बाहर निकल गया और बाहर से ही खाना खाकर रात तक घर वापस आ गया। जब घर वापस आया तो वो दुनिया जहाँ से बेखबर होकर सो रही थी। एक लम्हे को तो मेरा दिल चाहा कि मैं उसका गला दबा दूं, लेकिन मैं कातिल नहीं बनना चाहता था, ना ही मैं उसके खून से अपने हाथ रंगना चाहता था। मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की और काम करने की आज़ादी भी दी थी। वही मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा था। मैं बाहर आकर बैठ गया। घर की दीवारें मुझ पर तंग होने लगी थी। मैंने बालों को हाथों से दबोच कर रखा था। चीखना शुरू कर दिया। आंखों से लगातार आंसू टपकने लगे थे। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। इस दौरान मेरे और मेरी बीवी का रिश्ता खतरनाक हद तक खराब हो चुका था। अब तो ये आलम था कि एक ही घर में रहते हुए हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते थे। वो अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से जाती है। एक रोज किसी ने बातों बातों में मुझे बताया कि जो आदमी मेरे घर आता है उसकी माँ को मरे हुए 5 साल हो चुके थे। आदमी की बात सुनकर तो मैं हैरत में पड़ चुका था। मैं उस आदमी से जरूरी काम का कहकर दुकान से बाहर निकला और घर गया। आज मेरी बीवी उस आदमी के साथ घर पर थी।
ये सब जान के मेरा दिमाग खराब हो चुका था। उस आदमी ने झूठ क्यों बोला कि उसकी माँ की तबीयत खराब है? आखिर उस आदमी के झूठ बोलने का मकसद क्या था? कहीं ये दोनों किसी गलत काम में तो नहीं थे? फिर वो वाकई में कहीं भागने तो नहीं वाली है? बीवी के भागने का सोचकर ही मेरे चेहरे पर पसीने छूटने लगे थे। मैं बीवी को कॉल की, उसका नंबर बंद था। गुस्से से मैंने फोन रख दिया। घर से बाहर निकलकर गली में आकर बैठ गया था। रात भर मैं गली में बैठा रहा। फिर सुबह उठकर मैं घर के अंदर आकर बैठ गया। दिन निकला ही था और वो घर आए। घर के अंदर दाखिल हुई। मैं भी पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ और उसे देखा। वो अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम गई और फिर 5 मिनट के बाद वापस आकर बाल बनाने लग गई। मैंने उसे देखा और पूछा कि तुम अब कहाँ जा रही हो? वो बोली, उस आदमी की माँ की तबीयत खराब है, बस उसी के सिलसिले में वापस जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसकी बातों ने मुझे शक में डाल दिया था। उसकी हालत देखकर मुझे यही लगा कि शायद वो भागने की तैयारी कर रही हो। एकदम से मुझे मेरे इधर उधर खतरे की घंटी बजती हुई सुनाई दे रही थी। जब वो घर के बाहर निकलकर थोड़ी दूर चली गई तो मैं भी उसके पीछे अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल आया। दोनों मोटरसाइकिल आगे पीछे एक ही साइड से चल रही थी। थोड़ी सफर के बाद जब आगे वाली मोटरसाइकिल रुकी तो मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल थोड़ी दूरी पर खड़ी की और उसे उस ऊंचे से मकान में जाते देखा और फिर अपने बीवी को देखा। वे दोनों अंदर दाखिल हो रहे थे। उनके पीछे पीछे मैं भी दाखिल हुआ और इस कमरे में आ गया जहाँ वे दोनों गए थे। सामने बिस्तर पर एक वजूद बेसुध पड़ा हुआ था। मेरी बीवी उसे इंजेक्शन लगा रही थी। फिर वो दोनों खड़े हुए कमरे के दूसरे कोने में खड़े होकर बातें करने लगे। बहन, तुमने उसे इंजेक्शन लगा दिया है ना? तुम्हें क्या लगता है कि अभी ये मर जाएगी? इसे मैं कब से झेल रहा हूँ। उस आदमी के अल्फाज सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो मेरी बीवी को बहन क्यों बोल रहा था? हाँ हाँ, मर जाएगी। वैसे भी जो उसे दिया है उसने अपना असर शुरू कर दिया है। अभी 3 दिन में मर जाएगी और फिर उसकी सारी जायदाद तुम्हारे और मेरे हिस्से में आ जाएगी। हाँ दीदी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भी बराबर का हिस्सा दूंगा। इससे पहले ये बात मेरे हाथ से निकल जाती मैंने फौरन से पुलिस को कॉल की। थोड़ी देर में पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी। पुलिस कमरे में दाखिल हुई कि मेरी बीवी और उस आदमी का रंग उड़ गया था। मैं आगे बढ़ा और उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारा और उसका गिरेबान पकड़ लिया। जल्दी से बताओ तुम दोनों क्या कर रहे हो, वरना मैं तुम्हारा हश्र बहुत बुरा कर दूंगा। एक थप्पड़ में वो आदमी तोते की तरह सच बोलना शुरू हो गया। ये मेरी बहन है। मुझे कुछ साल पहले घर वालों ने मेरे लालची होने की वजह से घर से निकाल दिया था और अब दीदी की शादी पर भी किसी ने मेरा जिक्र तक नहीं किया था क्योंकि मैं उनके लिए इतना अहम नहीं था। घर से निकलने के बाद मैंने उस लड़की को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया क्योंकि मैं नौकरी नहीं करता था, इसलिए खाने के लाले पड़ गए थे। तब मैंने उससे शादी की। एक दिन मैंने आपको और दीदी को बाजार में देखा था और फिर मैं एक दिन दीदी के अस्पताल गया और दीदी से मदद के लिए कहा। दीदी को शुरू से ही मुझे बहुत प्यार था, इसलिए वो फौरन मान गई और मेरी मदद करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं दीदी को रोज लेकर आता था। मेरी बीवी और उसके भाई ने अपना जुल्म कबूल कर लिया था, इसलिए पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिस लड़की को मेरी बीवी ने जहर दिया था उसे मैंने बचा तो लिया था, लेकिन जहर ने उस लड़की के गुर्दे पर असर किया था, जिसकी वजह से उसे अक्सर सांस लेने में परेशानी हो रही थी। मेरी बीवी और उसका भाई जेल में अपने किए की सजा काट रहे थे। एक लड़की जिसे मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा पाई थी और अपने वजूद के एक अहम हिस्से को खो दिया था, और एक मैं जिसने अपनी बीवी से धोखा खाया था। लेकिन वक्त का काम है गुजर जाना। कभी कभार के वक्त भी जख्मों के साथ गुजर जाते हैं। नॉर्मल होने के बाद मैंने भी 1 साल के अंदर ही शादी कर ली थी। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी बीवी बहुत ही नेक दिल औरत है और वो खास तौर पर बच्चों से बहुत प्यार करती है, इसलिए बच्चों को लेकर भी मैं बहुत चौकन्ना रहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस वाक्य से ये जरूर सीखा हूँ कि लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।